श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है जातकालंकार ग्रंथ के आधार पर छठवें भाव में ग्रंथकार ने महत्वपूर्ण सूत्रों को किस प्रकार से अपनी सरल भाषा में बताया है। बड़े अच्छे सूत्र हैं जो फर्ज में बड़े अच्छे प्रयोग होते हैं, उनका लाभ आप उठा सकते हैं। उसी क्रम में ये अध्ययन आपके लिए बताया जा रहा है। जातकालंकार ग्रंथ बहुत छोटा सा ग्रंथ है, बड़े सूक्ष्म सूत्र हैं और बड़े उपयोगी साबित होते हैं। छठवें भाव को उपचय भाव कहती हैं, त्रिक भाव कहती हैं, त्रिसराय भाव कहती है, रोग ऋण और शत्रु का भाव कहती हैं। लेकिन शास्त्रकार ने षष्ठम भाव की संज्ञाओं का जो प्रयोग किया है अपने श्लोकों में, उनमें रिपु, द्वेष, षष्ठ, शत्रु, वैरी और छत, इन शब्दों का या इन संज्ञाओं का उपयोग अधिक किया है। इससे रोग ऋण और शत्रु आदि का विचार करते हैं, चोट दुर्घटना आदि का विचार करते हैं। यह सेवा का, नौकरी का और ज्ञाति कारक भाव का भी संबंध छठे भाव से बनता है। उपचय भाव है, वृद्धि भाव है, त्रिक भाव है यानी अशुभ भाव है। इस तरह से इसका विचार किया जाता है। तो ग्रंथकार ने किस प्रकार से इसके ऊपर अपने मत दिए हैं उन पर विचार करते हैं। षष्ठ भाव संबंधी पहले श्लोक में ग्रंथकार ने बताया है, षष्ठे से पापयुक्ते तनु निधन गतेनु शरीरे वृणस्यु चादेश्यम तज्जनित्री जनकसुत वधु बंधुमित्रादिकानाम इत्थम तत्स्थानगामी शीर्षि जन्मनिश्चानने शीतभानु कंठे भूमि तनुजो हृदय शशि तनयो वाक्यपतिनाभिमूले। यदि छठवें भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ लग्न में हो या अष्टम भाव में हो तो जातक के शरीर में व्रण, चोट, चपेट, दुर्घटना आदि के कारण चिन्ह होता है, घाव का, फोड़े का, फुंसी का। इसी प्रकार से माता पिता, पुत्र, बंधु, स्त्री और मित्र भाव के स्वामी ग्रह यदि पाप ग्रह के साथ होकर लगन में या अष्टम भाव में रहें या अपने भाव से अष्टम भाव में रहें तो माता पिता, संतान, बंधु, स्त्री और मित्र के शरीर में व्रण होता है। यानी जातक की जन्म पत्रिका से ही उसके संबंधियों के संबंध में भी व्रण आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि लगन या अष्टम भाव में वह ग्रह सूर्य होकर होगा, षष्ठेश होकर सूर्य होगा तो व्रण सिर में होगा, चंद्रमा होगा तो व्रण मुख में होगा, मंगल हो तो कंठ में, बुध होगा तो हृदय में और बृहस्पति होगा तो नाभि मूल में व्रण बताया गया है। शुक्र और शनि का विचार इसमें नहीं बताया गया है, तो शुक्र से हम विचार कर सकते हैं नेत्रों में या काम विकार संबंधी कोई व्रण, और शनि से विचार कर सकते हैं विशेषकर पैरों के क्षेत्र में। नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो दिनकर तनः स्यात् पदे चाधरे चेत केतुर्वा सैंघ्यकीस्तदनु तनुपति भौम विच्छेत्र संस्था है आभ्यामालोकित है सन भवती ही कचित स्थान गोवा तदानी नेत्रे रोगी ननः स्यात् परवर मतिर्युतैर होरिकैर्गेयमेवम्। शुक्र से आँख और पीठ में, शनि से पाँवों में, केतु और राहु से अधरुष्ठ में व्रण बताया गया है। केतु और राहु की क्योंकि कोई राशियाँ नहीं होती, तो केतु और राहु की राशि स्वामी की स्थिति, केतु राहु किसके साथ बैठे हों उसके आधार पर प्रभाव होता है। इसी प्रकार लग्नेश मंगल या बुध की राशि में हो, यानी मेष में, वृश्चिक में, मिथुन में या कन्या में हो, और मंगल या बुध से दृष्ट हो, अथवा लग्नेश किसी भी राशि में होकर भी मंगल या बुध से दृष्ट होगा तो जातक को नेत्र रोग होते हैं। यदि यह मंगल या बुध की राशि में होकर मंगल या बुध से दृष्टि में होगा तो नेत्र रोग अधिक होने की संभावना होती है, लेकिन मंगल या बुध की दृष्टि से भी नेत्र रोग की संभावना रहती है। इस तरह श्रेष्ठ विद्वानों को, होराविदों को अपना वक्तव्य कहना चाहिए और समझना चाहिए। षष्ठे से लग्नयाति भवती ही मनुजो वैरिहंता धनस्थी पुत्रत्तार्थोवती दुष्टः सहज भवनगी ग्राम दुख कर स्यातः नाभिस्थानी च रोगी तनून धनपति शत्रुभाव स्थितो न
नित्रीवामी तरी स्याद सुरकुल गुरु सूर्यस्पंघ्रियोगी। छठवें भाव का स्वामी यदि लग्न में होता है तो जातक शत्रुहंता होता है। इसका विपरीत प्रभाव भी होता है कि लग्नीश यदि क्रूर ग्रह होकर छठे भाव में होता है तो भी जातक शत्रुहंता होता है। शुभ ग्रह होकर होता है तो यह प्रभाव कम होता है। षष्ठे द्वितीय भाव में होता है तो जातक में दुष्ट प्रवृत्ति होती है, वाणी में क्रूरता होती है और ऐसा जातक पुत्र के द्वारा संचित धन का अपहरण करा लेता है, यानी उसकी संतान उसके द्वारा संचित धन का हरण कर लेती है। षष्ठे तृतीय भाव में हो तो ग्राम के लिए कष्टकारक होता है, नाभि रोग से युक्त होता है। छठवें भाव में लग्नेश या अष्टमेश हो तो वाम नेत्र में, और यदि शुक्र छठवें भाव में हो तो दक्षिण नेत्र में यानी दाहिनी आंख में रोग होता है। छठवें भाव में शनि होता है तो पैरों में कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। दंते दंत छदे व कुमुदपति रिभु संस्थित षष्ठ भावी केतुर्वा लग्ननाथ है कुज बुध भवनी संस्थित क्वापि दृष्ट है। स्वेन प्रत्यधना वा भवती जनुषी चेदासनार्धे सरोग स्त भूमि सूर्यपुत्रो यदि रिपु गृह गो तदभव स्याद गदोह। यहाँ पर ग्रंथकार ने पिछले कुछ योगों को पुनः दोहराया है कि छठवें भाव में राहु केतु हों तो दांत या होठ में रोग होता है। पहले भी अधरोष्ट में बताया गया था, अधर और ओष्ठ। लग्नेश मंगल या बुध की राशि में होकर कहीं भी स्थित हो और शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो आसनार्थ यानी मर्द्वार के निकट में रोग या व्रण की संभावना होती है। छठे भाव में यदि मंगल हो तो रक्त विकार और शनि हो तो वायु विकार की भी संभावना बताई गई है। प्राले यांसो रिपुस्थे खल खग सहिते मानवो रोगवान स्यात् क्रूरन्निष्पीडसते तनु सदन गतः शीतरश्मिस्तदानीं। क्रूरे केन्द्रालस्थे यदि शुभविहगैर्निरीक्षते रोगवान स्यात् तस्मिन् काव्यालयस्थे कुछ गुरु कवि भी निरीक्षते तद्वदैव। पाप ग्रह के साथ युति करके यदि चंद्रमा छठवें भाव में होता है या पाप ग्रह से पीड़ित होकर चंद्रमा लग्न में होता है अथवा पाप ग्रह केंद्र में हो और शुभ ग्रह की दृष्टि से रहित हों अथवा पाप ग्रह शुक्र की राशि में हो वृष में या तुला में और मंगल गुरु शुक्र की दृष्टि से रहित हों तो जातक रोग युक्त होता है। बार बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में रोग का आक्रमण होता है, अर्थात उसकी रोग निवारण क्षमता निर्बल होती है। पुनलग्ने स्वीय तुंगे रिपु भवन पतः वीक्षते सन्न भाव गए रंगे नूनम नराणाम मरिदन वस्ते स्याद गदो गूढ़ रूप है। रिप स्थानी स्थिति चेदरी सदन पतः सिंह का पुत्र युक्ते किंवा सप्तास्व युक्ते परग्रहो सतिर्नीचवत्तीर्ण रह स्यात्। छठवें भाव का स्वामी यदि पुरुष राशि में हो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ में या अपनी स्वोच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो और पाप ग्रह की दृष्टि से युक्त हो तो जातक के शरीर में शत्रुओं के द्वारा किया गया कोई घातक व्रण या चिन्ह होता है। षष्ठेश यदि राहु या सूर्य के साथ द्वादश भाव में रहे तो ऐसा जातक दूसरे के घर में निवास करने वाला होता है अथवा नीच कर्मों में उसकी रुचि रहती है। नीच कर्मों के द्वारा अपनी जीविका उपार्जन या अपना जीवन बिताता है। तो इस प्रकार से हम छठवें भाव के संबंधित सूत्रों का विचार कर सकते हैं। इस ग्रंथ के आधार पर जो सूत्र बताए गए हैं, जो योग बताए गए हैं, उनका विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।